हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर टू जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। न्यूट्रिएंट इज ए सब्सटेंस ऑफ एनी फूड कंस्टिट्यूएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? किसी खाने का भाग होते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनेंस, ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन एनिमल। जो कि किस में सहायता करवाता है? हमारी मेंटेनेंस में, यानी कि यदि कोई चोट वगैरह लग जाए तो वो ठीक करने में। ग्रोथ मतलब हमारी हाइट बढ़ाने में, हाइट वगैरह बढ़ाने में। और प्रोडक्शन यानी कि जो जानवरों में दूध होता है प्रोड्यूस, उसमें। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल, और जो जनन होता है, जनन एनिमल्स में, उसमें हेल्प करवाता है। द फीड न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, वो 6 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, 6 भागों में डिवाइड होते हैं। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, इनमें ही डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ लाइफ। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सिंगल मतलब अकेला, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व है, जो कि जरूरी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी को चलाने के लिए। यानी कि क्या कहना चाहता है ये कि वाटर क्या है, पानी क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी अकेला पोषक तत्व है, जो कि ज़रूरी है हमारी लाइफ को चलाने के लिए। सोर्स ऑफ वाटर, हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ड्रिंकिंग वाटर, हमें पानी पी के मिल सकता है। फीड एंड फोडर्स, खाने से कैसे मिलेगा? फीड मतलब जो ये जानवर वगैरह खाते हैं ना, उसे फोडर कहते हैं। द एवरेज वाटर कंटेंट ऑफ वेरियस फीड्स एंड फोडर इज एज बिलो। किस टाइप की फीड में कितना वाटर होता है वो नीचे दे रखा है। जैसे कि ग्रीन फोडर यानी कि हरा चारा। हरा चारा में क्या? ग्रीन फोडर मतलब हरा चारा। हरे चारे में 75 से 90% पानी होता है। साइलेज मतलब जो हम चारे को काट के रख लेते हैं और उसके बाद स्टोर कर लेते हैं, उसमें कितना होता है? 65 से 70% पानी होता है। ड्राई फोडर यानी कि तूड़ी वगैरह में कितना वाटर होता है? 8 से 10% उसमें पानी होता है। सीरियल्स, ग्रेन्स यानी कि जो दाने हो गए, जैसे कि मक्का, गेहूं, बाजरा, उनमें कितना पानी होता है? 8 से 10%। और जो ऑयल सीड केक्स होते हैं, यानी कि जो खल होता है, उसमें कितना पानी होता है? 10 से 12% होता है। मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? इट इज ए वाटर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जब हमारी बॉडी फैट को या प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को पचाती है और अवशोषित करती है, उसमें से जो पानी निकलता है उसे ही हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, हर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जब पचाए जाते हैं ये, हर ग्राम जब इसका पचाया जाता है, किसका? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो कितना मिलता है? अगर कार्बोहाइड्रेट पचाते हैं तो क्या मिलता है हमें? 0.6 ml पानी मिलता है। किसको पचाने से? कार्बोहाइड्रेट को पचाने से। और प्रोटीन को पचाने से हमारे जानवर को कितना पानी मिलेगा? 0.4 ml एंड 1.1 ml ऑफ मेटाबॉलिक वाटर रिस्पेक्टिवली। और 1.1 ml वाटर मिलेगा किसको पचाने से? फैट को पचाने से। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% ऑफ टोटल वाटर इनटेक ऑफ एनिमल। हमारा जानवर जितना पानी पीता है ना, उसका 5 से 10% पानी इधर से ही बन जाता है। यानी कि अगर हमारा जानवर दिन में 100 लीटर पानी पीता है, तो उसका 5 से 10 लीटर पानी यहाँ से बनता है। मेटाबॉलिक वाटर, अब मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म डिस्क्राइब्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द सेल ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अंदर सेल होती हैं, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, रासायनिक प्रक्रियाएं, सारी जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। किसी चीज का टूटना और बनना, उसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, यानी कि रासायनिक प्रक्रियाएं कहेंगे। और उसी को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक वाटर का मतलब क्या है? वाटर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ना, केमिकल क्रियाएं होती हैं जो, उनसे जो पानी प्रोड्यूस होगा ना, उसी को हम मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। एग्जाम्पल, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? इसमें नीचे दे रखा है, ऐसे
इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, जैसे कि हम यहाँ पर ग्लूकोज लेके चलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो कि है C6H12O6, और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है? पानी, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी को हम मेटाबॉलिज्म की एक प्रक्रिया कहेंगे। फंक्शंस ऑफ वाटर। अब पानी के फंक्शन क्या है? पानी क्या काम करता है? इट इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी लिविंग टिश्यू। हर जो लिविंग टिश्यू है उसका ये इम्पोर्टेंट भाग होता है। इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, यूरिन, लिम्फ, सलाइवा और टीयर्स। जो पानी है वो इन सब का भी एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। किस किस का भाग होता है? ब्लड का, यूरिन का मतलब मूत्र का, लिम्फ का, सलाइवा मतलब लार का, और टीयर्स मतलब आंसुओं का। इन सब का मेजर कंपोनेंट होता है, मतलब एक मुख्य भाग होता है। इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ये क्या काम करता है? जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि घुटने के जॉइंट हो गए और कोहनी के जॉइंट हो गए ना, उनको चिकनाहट प्रदान करेगा। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट। इट इज एन आइडियल सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स। पानी क्या है? सभी न्यूट्रिएंट्स को घोलने के लिए एक आइडियल सॉल्वेंट है, एक मतलब अच्छा सॉल्वेंट है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स आसानी से घुल सकते हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन ऑफ बॉडी। यानी कि पानी है जो, वो हमारी थर्मोरेगुलेशन में भी सहायता करता है। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? हीट को मेंटेन रखना। इट मेंटेन्स एसिड बेस इक्विलिब्रियम। जो हमारी बॉडी में एसिड और बेस होता है ना, उसको भी मेंटेन करके रखता है ये। मतलब ना तो एसिड को ज़्यादा होने देगा हमारी बॉडी के अंदर, और ना ही बेस को ज़्यादा होने देगा एनिमल की बॉडी के अंदर। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को पचाने में भी हेल्प करवाता है। कौन? वाटर। वाटर है वो मेटाबॉलिज्म यानी कि पचाने में सहायता करता है न्यूट्रिएंट्स को। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड टू इट्स ऑल टिश्यूज। पानी क्या हेल्प करता है कि जो ब्लड में है ना, ब्लड में घुल के पानी और जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जो एनिमल के शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई है ना, तो रिएक्शंस होने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएंगे, जैसे कि जानवर की बॉडी में होता है मल और मूत्र, तो उसकी एक्सक्रीशन यानी कि उसको बाहर निकालने में पानी सहायता करेगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। ये क्या करता है? जो एक एक कोशिका होती है ना, उनको बनाए रखने में, अपनी जगह पर बनाए रखने में और सुरक्षा प्रदान करने में, यानी कि उसको एक पावर प्रदान करता है कि वो अपनी शेप में रहे और दूसरों को भी अपनी शेप में रखे। It keeps the gastrointestinal, reproductive and urogenital tract moist. It helps the gastrointestinal, reproductive यानी कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएगा, उसको थोड़ी सी चिकनाहट और नमी प्रदान करवाएगा। और जो यूरोजेनिटल ट्रैक होते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक मतलब जहाँ से हम यूरिन करते हैं, उसे गीला रखने में सहायता करेगा ताकि इन सभी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना आए। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ साइट एंड साउंड। और हमें सुनने में सहायता करता है ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव एक्शन। इसके रिफ्रैक्टिव एक्शन के कारण ये हमें देखने में और सुनने में सहायता करता है। अब रिफ्रैक्टिव एक्शन क्या होता है दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो आप इसे अगर यहीं तक याद रख लें तो सही है कि इट हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ साइट एंड साउंड। यहीं तक याद कर ले, आगे रहने दे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस पर एक स्पेशल चैप्टर बना हुआ है दोस्तों, इसलिए तो इसे रहने दे। प्रोटीन पर आ गए हैं हम। प्रोटीन्स आर डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेजेस। अब समझते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है ना, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनस मतलब उसमें नाइट्रोजन भी होती है। बहुत सारी चीजें जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जिसमें कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी आता है, वो सारे कंपाउंड बनाते हैं कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स, जिसमें कि बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेजेस से। जो अमीनो एसिड होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक अमीनो एसिड है, यहाँ एक अमीनो एसिड है,
तो ये दोनों कैसे जुड़े होंगे, ये दोनों एक पेप्टाइड लिंकेज मतलब बंधन, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़े होंगे, उसे ही हम प्रोटीन कहेंगे। आगे और डिटेल में पढ़ते हैं हम इसे। दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन प्रोटीन में नॉर्मली होता क्या है, प्रोटीन किन किन चीजों से बनता है नॉर्मली? कार्बन से प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है एंड नाइट्रोजन होता है। ये चार चीजें तो होती ही हैं लगभग। समटाइम्स दे में ऑल्सो कंटेन सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन एंड कॉपर। कभी कभार इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सल्फर भी आ जाता है, फॉस्फोरस भी आ जाता है, आयरन भी और कॉपर भी। प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कंटेन नाइट्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन एक अकेला ऐसा पोषक तत्व है जिसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है। अब आते हैं हम कि अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जुड़ के ही दोस्तों प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो महत्वपूर्ण इकाई है जिससे जो प्रोटीन है वे बनते हैं, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसकी, प्रोटीन्स की, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसकी, प्रोटीन्स की। द वेरियस अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप्स। जो बहुत सारे अमीनो एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके वे दो टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल मतलब क्या होता है, जरूरी। दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं इन एडिक्वेट अमाउंट। ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनते हैं, जितना हमें चाहिए उतनी नहीं बना पाती हमारी बॉडी टू परमिट नॉर्मल ग्रोथ, जिससे हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो हो सके। तो टोटल बात क्या कहना चाहता है ये, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना पाती हमारी नॉर्मल ग्रोथ को करवाने के लिए, उसे ही हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, यानी कि जरूरी अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। These should be essentially supplied through diet। अब क्या करना पड़ेगा हमें कि essentially supplied through diet, हमें डाइट में ये खाने पड़ेंगे। जो भी अमीनो एसिड हमारी बॉडी में लैक कर रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है अमीनो एसिड, वे हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे, खाने के थ्रू लेने पड़ेंगे। These are also called as indispensable amino acid। इन्हें indispensable amino acid भी कहा जाता है। ये नाम दोस्तों याद करना पड़ेगा, जैसे कि अर्जिनाइन, वेलिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। अब आते हैं हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और ये दोस्तों बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से पढ़ना इसे। कम से कम 4 एग्जाम्पल इसके याद करके जाना, इसके और इसके 4 एग्जाम्पल होने चाहिए याद आपको। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसकी नहीं होगी, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है उसकी हमें जरूरत ही नहीं होगी, यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट टू एंश्योर द नॉर्मल ग्रोथ। ये क्या होता है, ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में बना लेती है अपने आप ही, ताकि हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो हो सके। These are not essentially required to be supplied in the diet। ये इनकी कुछ खास जरूरत नहीं होती कि हम इन्हें बाहर से लें या फिर डाइट के थ्रू लें। These are also called as indispensable amino acid। इन्हें हम dispensable amino acid भी कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, सिस्टीन, एलेनिन, टायरोसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, सिट्रुलिन एंड ग्लाइसिन। इन्हें दोस्तों याद करके एक बार पढ़ लेना, ये बहुत जरूरी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन्स को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोटीन्स आर कॉमनली क्लासिफाइड एज बिलोज। प्रोटीन कितने भागों में बांटा गया, आगे दे रखा है। सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, दे यील्ड ओनली अमीनो एसिड और द डेरिवेटिव अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है पानी की प्रेजेंस में तोड़ना। तो ये क्या होता है कि सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं, जब हम इसे पानी में तोड़ते हैं तो ये क्या देगा हमें, अमीनो एसिड्स देगा, जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। अगर हम एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो वे हमें अमीनो एसिड और कुछ डेरिवेटिव्स देंगे।
कंजुगेटेड प्रोटीन्स। अब दूसरा है प्रोटीन्स का भाग, कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मतलब जो कि एल्ब्यूमिन था, ग्लोब्यूलिन था, वे प्रोटीन्स कंबाइन विद नॉन प्रोटीन, जब ये नॉन प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। नॉन प्रोटीन क्या होता है, जो प्रोटीन नहीं होते उन्हें ही हम नॉन प्रोटीन कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो प्रोटीन नहीं होते उन्हें ही हम नॉन प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, लिपिड और फॉस्फोरस वगैरह। आगे दे रखे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स। इनका क्या मतलब है दोस्तों, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनवाएंगे, लिपिड और प्रोटीन मिलके लिपोप्रोटीन्स बनवाएंगे। ऐसे ही ये सब बनेगा, फॉस्फोरस और प्रोटीन मिलके फॉस्फोप्रोटीन्स बनाएंगे। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है ना, जो हमारी पर्यावरण में जो नेचुरली पाए जाते हैं जो प्रोटीन, जब उनको तोड़ते हैं ना तो ये प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे कि प्रोटियोजिस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। अब पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन्स के। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ये एक महत्वपूर्ण इकाई होती है एक सेल की, मतलब बिना इसके सेल बन ही नहीं सकती। अब वो कैसे नहीं बन सकती, क्योंकि एक डीएनए होता है ना, डीएनए में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं ना, वो वाले प्रोटीन। तो बिना डीएनए के कोई भी सेल जीवित नहीं रह सकती। तो ये एक सेल का इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। यही जो सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं ना, प्रोटीन्स उसे ही कंट्रोल करते हैं। इट हैज़ ए रोल इन ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। ये नई टिश्यूज की प्रोडक्शन में यानी कि ग्रोथ में भी हेल्प करता है, जैसे कि हमारी मसल्स हो गई उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, और अगर हमारी मसल कहीं से डैमेज हो गई है तो उसे रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इट इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का भी एक ये महत्वपूर्ण भाग होता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बनाए रखती हैं। इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम, और जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं ना, उनका भी एक ये स्पेशल भाग होता है, इंपॉर्टेंट भाग होता है हमारी बॉडी के एंजाइम्स का। एंजाइम्स मतलब आप कोई भी केमिकल्स लगा सकते हो जो हमारी बॉडी में होते हैं। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हार्मोन लाइक थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। और जो ये हार्मोन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये इसका महत्वपूर्ण भाग होता है प्रोटीन। इसमें सब में प्रोटीन पाया जाता है, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और इंसुलिन में। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ मिल्क। मिल्क का भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ये मिल्क में प्रोटीन होता है। ब्लड में भी प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन एंड फिब्रिनोजन के रूप में। वूल में केराटिन के रूप में प्रोटीन होता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स। जो बाइल एसिड होता है ना, लीवर से जो बाइल एसिड्स निकलते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, जैसे कि टोरोक्लोरिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। ये वैसे तो याद नहीं करोगे ना इसके नाम, तो भी चल जाएगा, जैसे कि ये जो टोरोकोलिक और ग्लाइकोलिक एसिड है ना, इनको अगर नाम याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा, यहाँ तक याद कर सकते हैं आप। इट सप्लाइज एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिजर्व्स ऑफ बॉडी इज एग्जॉस्टेड। हमारी बॉडी में तीन चीज होती हैं, एक समझो फैट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले हम हमारे खाने के तौर पर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो भी हम रोटी वगैरह हो गई वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें। जब हम कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खा लेते हैं ना तो वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो वे फैट क्या होते हैं, वो फैट क्या होता है, यूज होता है हमारी बॉडी में ही। ऐसी कंडीशन जब कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, मतलब हमारे पास कोई बाहर से खाना आ नहीं रहा है, और फैट जो हमारी बॉडी में जमा हुआ था ना वो भी खत्म हो गया है, तो उस समय क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट यानी कि प्रोटीन्स को पचाने लग जाएगी। तो इसमें वही दिया गया है कि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट की रिजर्व, मतलब जो हमारी फैट के रिजर्व मतलब जो हमारी बॉडी ने फैट को बचा रखा था ना, जब वो भी खत्म हो जाता है ना तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स को यूज करती है एनर्जी के रूप में। इट इज कंपोनेंट ऑफ स्किन पिगमेंट। ये स्किन के पिगमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। स्किन का पिगमेंट मतलब जो हमारी जो चमड़ी है उसके कलर को डिफाइन करे, जो हमारे कलर को कंट्रोल करे, जैसे कि कोई कितना काला है, कितना गोरा है, उसे ही मेलानिन कंट्रोल करता है। अगर मेलानिन ज्यादा रिलीज होगा ना किसी की बॉडी में तो वो काला होगा, अगर कम होगा तो वो गोरा हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ फीड प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स अमीनो एसिड मेकअप। तो किसी भी फीड में यानी कि किसी भी फूड में जो प्रोटीन होता है वो डिपेंड किस पर करता है कि उसमें कितने अमीनो एसिड हैं, स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, कि भाई उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं, यानी कि जरूरी कौन से थे जो हमें बाहर से लेने थे। बाहर से लेने वाले अमीनो एसिड जितने होंगे ना वो फीड उतनी ही अच्छी होगी। इन रूमिनेंट एनिमल्स, जुगाली करने वाले जानवरों में,
द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज ऑफ लेस इम्पोर्टेंस एज दे सिंथेसाइज माइक्रोबियल प्रोटीन इन द ह्यूमन। तो जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, उनमें ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? जो र्यूमन होता है ना, र्यूमिनेंट एनिमल्स में, जुगाली करने वाले जानवरों में पेट में एक र्यूमन होता है, र्यूमन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होते हैं, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वही प्रोटीन का निर्माण करवा देते हैं, तो उन्हें बाहर से ज़्यादा लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन द ह्यूमन यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम द फीड। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ह्यूमन में, जो जुगाली करने वाले जानवरों के जो ह्यूमन है ना, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि कौन कौन से, बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोआ हो गया उसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। इन ह्यूमन, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ह्यूमन के अंदर यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम द फीड। ये क्या करते हैं, जो फूड के अंदर, जो फूड खाते हैं ना में, चारा, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, तो उस नाइट्रोजन का यूज करके प्रिपेयर देयर ओन बॉडी प्रोटीन कॉल्ड माइक्रोबियल प्रोटीन। उसका यूज करके जो माइक्रोब्स है ना जी, वे अपने आप ही प्रोटीन बना देते हैं, जिसे कि हम माइक्रोबियल प्रोटीन कहते हैं। अब माइक्रोबियल प्रोटीन होता क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। जो हमारे जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, जुगाली करने वाले जानवर, उसके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे हम र्यूमन कहते हैं। उस र्यूमन में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अब वे प्रेजेंट है ना र्यूमन के अंदर, तो र्यूमन के अंदर प्रेजेंट होके जो फीड खाया जाएगा ना हमारे जानवर द्वारा, उसके अंदर नाइट्रोजन होगी। वे उस नाइट्रोजन का यूज करेंगे और प्रोटीन्स बना देंगे, उसे ही हम माइक्रोबियल प्रोटीन्स कहेंगे। ड्यू टू दिस फैक्ट, इसके कारण नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया, बायरूवेट आल्सो सेटिस्फाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट टू सेम एक्सटेंट। तो इसके कारण क्या होता है, जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं ना, जिसके अंदर ड्यू टू दिस फैक्ट, इसके कारण नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें प्रोटीन तो नहीं होता लेकिन नाइट्रोजन होता है, ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया और बायूरेट हो गया। इनमें यूरिया में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन होता है बहुत सारा, लेकिन प्रोटीन कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर जानवर को हम डालते हैं तो ये प्रोटीन बना लेते हैं अपने आप, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं अपने आप ही। अब आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इस वीडियो में नहीं दोस्तों, आगे वाली वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में आएगा।